करूंगा। तो इस सेशन के अंतर्गत जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले एक प्रॉब्लम आती है आपके पास, कैसे हम अपने टॉपिक को सर्च करें, कौन सा टॉपिक अच्छा है, कौन सा टॉपिक बुरा है, या कौन से टॉपिक पे काम हम कर सकते हैं, कौन से टॉपिक पे काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा इसमें एक पॉइंट आता है कि आखिर कैसे वेरिएबल हम सेलेक्ट करें। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं कि सर हमें वेरिएबल्स कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेरिएबल हमको लेना है या कौन सा वेरिएबल छोड़ना है, इसको हम कैसे जस्टिफाई करें। तो ये एक टॉपिक आपका आज हम जो बात करेंगे इस पे बात करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट आगे बात आती है कि आपका रिसर्च टूल्स कैसे सेलेक्ट होगा, कैसे हम लोग रिसर्च को, टूल्स को एक्सेप्ट करते हैं, टूल्स को लगाते हैं और उस टूल को बाद में हम कहते हैं कि नहीं ये एप्रोप्रिएट टूल्स नहीं है और उसके लिए हम उसको हटा देते हैं। अगला एक प्रश्न बनता है आपके दिमाग में, जिसमें आपके एजुकेशन के काफी स्टूडेंट्स होंगे या साइकोलॉजी के, सर क्वेश्चनार तो हम लोग बनाते नहीं है, ऑलरेडी टेस्टेड क्वेश्चनार का ही हम प्रयोग क्यों करते हैं। कहीं ऑलरेडी फ्रेम्ड क्वेश्चनार होते हैं, कोई प्रोफेसर जो होते हैं उनसे हम लेकर के आते हैं टेस्टेड क्वेश्चनार। तो आखिर इकोनॉमिक्स आपके पास है, पॉलिटिकल साइंस है, यहाँ पर क्वेश्चनार तो फ्रेम किए जाते हैं, बट साइकोलॉजी और एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट में ये क्वेश्चनार को हम लोग क्यों लाते हैं टेस्टेड। तो क्या हम खुद टेस्ट नहीं कर सकते, ये एक प्रश्न आपके दिमाग में बनता है। और आपके पास बचते हैं आप आर्ट्स के, तो आर्ट्स में आप देखोगे हिंदी, संस्कृत जैसे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाती है। तो इन सारे, मैं साइंस को लेकर के अभी बात करूंगा, साइंस में जैसे आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन टॉपिक्स पे बात करूंगा कि इन पे रिसर्च टॉपिक कैसे हम लोग सर्च करते हैं। इसके साथ ही साथ मैं सोशल साइंस पे बात करूंगा, कॉमर्स पे बात करूंगा, और आपके कुछ साइकोलॉजिकल बिहेवियर वाले आपके सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ऑलरेडी टेस्टेड क्वेश्चंस होते हैं, इन पर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे आज इस सेशन में। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर के माध्यम से टेस्ट करके इसी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग दिखाएंगे भी। तो ये शायद बहुत ज्यादा प्रश्न है जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे और इनका उत्तर सर्च करना प्री पीएचडी कोर्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो शायद हमारे लिए एक समस्या आ जाती है। अब चलिए बात आती है कि हमको अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी से या आपके पास कैंपस से आपको पीएचडी सुपरवाइजर अलॉट कर दिया गया। आप खुशी खुशी अपने घर पे आ गए, आपने घर में बताया कि मैं पीएचडी में अब हम लोग काम करने जा रहे हैं। अब आपके पास एक समस्या आती है कि हाउ टू सर्च द टॉपिक। तो मैं आपको बता दूं कि टॉपिक कभी भी आप सर्च करिएगा तो टॉपिक बहुत नैरो मत लीजिएगा और बहुत वाइड मत लीजिएगा। प्रॉब्लम आती है टॉपिक अगर मैंने बहुत नैरो ले लिया, ब्लॉक लेवल की स्टडी कर दिया, आपका एक गांव की स्टडी कर दिया, तो शायद वो रिसर्च उतना एथेंटिक नहीं होगा जितना एक पैरामीटर पे, एक नेशनल लेवल के पैरामीटर पे एक पीएचडी स्टूडेंट के लिए होना चाहिए। साइंस में समस्या नहीं आती है, साइंस में भी कुछ पैरामीटर्स को लेकर के हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं। आप कोई ऐसा टॉपिक नहीं ले सकते हैं साइंस में कि मान लीजिए आपके पास चंद्रमा में कोई ऐसा मिनरल्स मिलता, हम उस पर रिसर्च करना चाहते जा रहे हैं, नासा की लैब से लेकर के उस पर बात करेंगे। नहीं, आपको ऐसे टॉपिक से लेकर के काम करना है जो आपके लाइफ में या गवर्नमेंट को उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट हो और जो रियल लाइफ में हम लोग काम कर सके। बात रही हिंदी और संस्कृत की, तो इनके टॉपिक भी बहुत क्रिटिकल होते हैं, बहुत ज्यादा इल्यूजन जनरेट करते हैं। इनके टॉपिक भी सिलेक्ट करते हुए बहुत आपको सावधानियां रखनी पड़ेंगी। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो एक मेरे फ्रेंड ने टॉपिक ले लिया एड्स पेशेंट्स की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और उसकी मनोदशा के अध्ययन पे। अब सोचिए टॉपिक बहुत अच्छा है, नो डाउट टॉपिक आपको अच्छा लग रहा होगा कि वास्तव में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड इन द सोशल साइंस और इस पे काम होना चाहिए, ठीक है। तो उसने टॉपिक तो बहुत अच्छा ले लिया। आज जो आपके पास चाइल्ड एब्यूज है, टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन इसका सिंपल साइज आपको कहां से मिलेगा। उस
स्टूडेंट्स को या उस मेरे फ्रेंड्स को शायद डेटा कलेक्शन में सबसे ज्यादा मुश्किल इसलिए हुई कि कोई रिस्पोंडेंट या एड्स पेशेंट्स उससे बात करने को तैयार नहीं था। तो कभी कभी लाइफ में हमको ऐसी प्रॉब्लम्स मिलती हैं जो वास्तव में लगता है कि इन पर काम होना चाहिए, बट ड्यू टू क्या होता है, टेक्निकल बैरियर्स होते हैं, क्योंकि आज भी हमारा समाज उतना अच्छा नहीं इन पर बर्ताव करना पसंद करता है जितना अच्छा हमको समझ में आता है। हम एक आइडियल कंडीशन पे काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं सोसाइटी को कुछ नया दे, लेकिन एक प्रॉब्लम यहीं पर जनरेट हो जाती है कि आखिर हम इतने अच्छे टॉपिक पे काम कर रहे हैं और लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा एक मुद्दा जो भारत में लगातार डेवलप होता जा रहा, और मुझे उत्तराखंड के एक स्टडी में अभी मैंने कुछ देर घटना घटित हुई, 10 लड़कियां एक गांव से गायब हो जाती हैं। जब मैंने उसकी डीप स्टडी किया और यहां तक कि मैंने दिल्ली से भी बात किया, तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार थी। लेकिन अगर मैं इस मुद्दे पे आपसे बात करूं तो आज भी हमको थोड़ा सा शर्म आती है, इसलिए आती है क्योंकि हम एब्रॉड जैसे कंट्री जो आपके जो ये देश हैं, इन देशों की जो शिक्षा व्यवस्था, उस जैसी शिक्षा व्यवस्था हमारे पास नहीं है। आज भी एक ऐसे मुद्दे हैं जिस पर महिलाएं बात करने से थोड़ा झिझकती हैं। ठीक है, उनका एक शर्म का पर्दा है और इसके कारण आज भी हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है। एक प्रॉब्लम आती है, अगर मैंने एक दिन डिस्कस किया, क्योंकि मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूं हर चीजों को, बड़ा क्रिटिकली देखता हूं, और उस क्रिटिकली देखने के तरीके को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक रिसर्च स्कॉलर की जो निगाह होती है वो बहुत अलग होती है, जिसको मैं अगर साइंटिफिक भाषा में बात करूं तो ओंटोलॉजी एंड इपिस्टेमोलॉजी भी बात करते हैं हम लोग। एक दर्शन हमारा होता है, हमारी मीमांसा होती है, हमारे देखने का नजरिया होता है। मैंने जब कुछ वाइन वालों व्यक्तियों से बात किया कि वाई यू आर टेकिंग द वाइन, आप शराब क्यों पीते हैं? साहब थक जाते हैं इसलिए शराब पीते हैं। ठीक है, मतलब आप पुअर हो इसलिए आप शराब पीते हो। जब मैंने अमीर आदमी से यही प्रश्न पूछा तो अमीर आदमी का उत्तर था कि हम लोग शराब पीने से गरीब हो गए। अरे ये तो बड़ा अच्छा टॉपिक बन गया कि गरीब हैं इसलिए शराब पीते हैं का आंसर है, और दूसरा व्यक्ति का आंसर है कि एक काम करते हैं हम पीने के कारण गरीब हो गए हैं। दैट इज साइमल्टेनियस। कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी में प्रॉब्लम दिख रही होगी, और शायद इस टॉपिक पे रिसर्च होना चाहिए। फिर मैंने अपने एक स्टूडेंट को वहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इस टॉपिक को असाइंड किया कि ये साइमल्टेनियस ही है, इस पर चेक किया जाए कि गरीबी के कारण ड्रिंक किया जाता है या ड्रिंक करने के कारण कोई व्यक्ति गरीब होता है। लेकिन इन मुद्दों पर कोई व्यक्ति सीधा बात करने को तैयार नहीं है। दैट इज वेरी क्रिटिकल। जो आपके पास टॉपिक्स होते हैं आप इस पे काम करना चाहते हो। ठीक है, अब एक बात आती है कि सर आखिर हम इनोवेशन क्यों नहीं कर सकते? हम रिसर्च तो करते हैं बट इनोवेशन क्यों नहीं कर सकते हैं? बात आपकी बिल्कुल सही है। आप रिसर्च करोगे यानी सर्च को री करोगे, बट इनोवेशन की प्रक्रिया के लिए आपको रिसर्च तो आनी चाहिए। अगर मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो आपका शायद आंसर मिल जाएगा, मुझसे आप तुरंत रिप्लाई कर दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि एलसीडी बल्ब का आविष्कार किसने किया, एलईडी बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो आप कहोगे सर वो तो सिमिलर है, दैट इज नो प्रॉब्लम, वही बल्ब ही का तो एक ट्रांसफॉर्मेड रूप है। मतलब बल्ब इनोवेशन है, बट एलसीडी, एलईडी, ट्यूबलाइट्स और जो मल्टी कलर बल्ब आप सोसाइटी में दे रहे हो, दैट इज रिसर्च। ये रिसर्च है आपका। तो पहला बेसिक अंतर आप सीख लीजिएगा कि इनोवेशन नहीं, आप रिसर्च करना जा रहे हो, और रिसर्च की यदि प्रक्रिया आपको समझ में आ गई, ठीक है, तो आप इनोवेशन की तरफ बढ़ सकते हो। ठीक है, तो पहला चीज आप याद रखिएगा कि जो आपका टॉपिक हो वो टॉपिक बहुत अच्छा हो, लेकिन ऐसा भी टॉपिक ना हो कि आप आइडियल कंडीशन में डेटा से हाथ धो बैठे। ठीक है, कभी कभी एक मेरा फ्रेंड है, जब हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे थे तो उसने क्या कहा कि चलिए हम छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों पर रिसर्च करेंगे। आखिर उन्होंने बंदूकें क्यों थाम ली? मैं खुद सरप्राइज था कि आप ऐसा क्रिटिकल टॉपिक क्यों ले सकते रहे हो।
वो कहा मैं लूंगा। वो झारखंड का निवासी था और उसने वो डेटा कलेक्शन किया, लेकिन मैंने कहा मेरे बस का इतना रिस्क नहीं है। तो आपका जो डेटा कलेक्शन है, जो आपका पॉपुलेशन है, जो आपका फील्ड है, बहुत सोच समझ के आपको काम करना होगा। टॉपिक मानते हैं कि आइडियल, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में सबसे पहले गया और वहां पर प्रोफेसर प्रेमनाथ मल्होत्रा, पीएन मल्होत्रा जो जानी मानी शख्सियत थी, उनके सामने मैं खड़ा हुआ और बोला कि सर मैं ई वेस्टेज पे रिसर्च करना चाहता हूँ इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होकर के, कि जो ये पॉलीथीन का यूज हो रहा है इससे ह्यूमन लाइफ को कितनी प्रॉब्लम आ रही है। वो मेरी तरफ ऊपर से लेकर नीचे तक देखे, बोले बेटा आपका आइडियल कंडीशन है, लेकिन इस आइडियल कंडीशन हमारे यूनिवर्सिटीज में इतनी अधिक सुविधाएं नहीं है कि इस आइडियल कंडीशन पे हम रिसर्च करा सकें। आप एक काम करिए, आईआईटीज जाइए, आईआईटीज में शायद ये टॉपिक पॉसिबल हो सकता है क्योंकि उनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो टॉपिक मानते हैं कि आपका टॉपिक बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप अपनी लैब, अपने कॉलेज की लाइब्रेरी, आपके डेटा एक्सेसिबिलिटी और आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है गर्ल्स के साथ कि आपके पास परिवार में उतनी इनकम और एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं। इन पॉइंट्स को आप ध्यान दे करके आप काम करिएगा। नहीं तो कभी कभी टॉपिक बहुत अच्छा होने के बाद हमको रिजल्ट से ये आते हैं कि हमने उसको कंप्लीट ही नहीं किया। जब मैं रिसर्च करने का आया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो 50 स्टूडेंट में 28 प्रोफेसर्स थे, यानी 50 एमएमए स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, 28 इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर थे। मैंने कहा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में काम करना है, मुझे 3 प्रोफेसर असाइंड किए गए कि आप इस डिपार्टमेंट में चले जाइए। मैंने पूछा कि आखिर इन 3 को ही क्यों हेड साहब आपने रेफर किया? बोले कि ये एग्रीकल्चर के बहुत एक्सपर्ट हैं। अब एक बात आती है कि आखिर हमारे सुपरवाइजर अगर स्पेशलाइज्ड होते हैं तो उनको बहुत अच्छी पहचान होती है कि किस क्षेत्र का डेटा आसानी से एक्सेस हो सकता है या किस क्षेत्र का डेटा आसानी से एक्सेस नहीं हो सकता है। और वेरिएबल आपने नाम सुना होगा, एक मैं नया टर्मिनोलॉजी आपके साथ यूज करने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वेरिएबल। ठीक है, कहां पर हमको एक्टिव वेरिएबल मिलेगा और कहां पर हमें इनएक्टिव वेरिएबल मिलेगा, कौन सा वेरिएबल रिस्पॉन्स कर रहा है, कौन सा वेरिएबल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आपके सुपरवाइजर को बहुत अच्छी जानकारी होती है इफ योर सुपरवाइजर इज स्पेशलाइज्ड इन दैट एरिया। तब मुझे ये बात समझ में आई, अच्छा दैट इज द मेजर रोल ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर को ये सारी चीजें पता रहती हैं कि किस क्षेत्र का डेटा मिलेगा, किस क्षेत्र में एक्टिव वेरिएबल मिलेंगे, किस क्षेत्र में एक्टिव वेरिएबल नहीं मिलेंगे। इन सारे डेटाओं पे वो बहुत अच्छे से काम करा चुके होते हैं और उनको पता होता है पिछले स्टूडेंट से कि इस एरिया पे लगता है काम करना बाकी है, दैट इज कॉल्ड गैप इन रिसर्च, और वो टॉपिक आपको असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो एक सुपरवाइजर का रोल बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है इन द सर्च ऑफ टॉपिक, लेकिन टॉपिक को सुपरवाइजर के डिस्कशन के साथ ही साथ अपने इंटरेस्ट एरिया में शामिल करना मत भूलिएगा। आपका इंटरेस्ट एरिया होना चाहिए। टॉपिक जब भी आप सर्च करेंगे तो उसमें आप कहिए कि सर मुझे इस एरिया में काम करना बहुत ज्यादा पसंद है और उस एरिया में मैं काम करना चाहता हूं, तब आपको वास्तव में रिसर्च आप कर पाएंगे। लेकिन इन टॉपिक सर्च करने से पूर्व भी मैं कुछ डायमेंशंस आपका बताऊंगा, उन डायमेंशंस अपने आप में आप टेस्ट कर लेना, क्या इन डायमेंशंस में आप अपने आप को खरे पाते हो या नहीं पाते हो। पहली चीज तो कभी आप किसी से मत पूछना कि मैं कर सकता हूं रिसर्च या नहीं, खुद आंख बंद करके पूछना कि क्या मैं रिसर्च कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो आज मैं कुछ पैरामीटर्स आपके सामने रखना चाहता हूं, उन पैरामीटर्स पे हम लोग काम करेंगे और अपने आप को इवेल्युएट करके आप अपने आप को आंसर देना कि क्या इन पैरामीटर्स पे हम लोग खरे उतरेंगे और उसके आधार पे हम लोग रिसर्च का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार कभी भी रिसर्च का टॉपिक जो आपका होगा वो एक सामाजिक समस्या होगी, लेकिन ऐसी समस्या को आप लेना जिसके कई हल संभव हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने या उस एरिया में वो हल नहीं हुआ। अब जैसे एक टॉपिक आता है कि अगर आप पाकिस्तान के बॉर्डर में आपका गांव है, आपने कहा सर बहुत अच्छा टॉपिक है, ये पाकिस्तान के बॉर्डर वाले गांव वालों की कंडीशन पे हम एनालिसिस करना चाहते हैं क्योंकि बमबारी के कारण भाग गए हैं यहां से।
अरे इसमें आप रिसर्च करके क्या कर लोगे? ऑलरेडी उनका एक कारण है, बमबारी के कारण उनका ना तो खेती हो पाती है, ना तो स्कूल उनके हैं, और ना तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर पा रहे हैं, ना तो अदर एक्टिविटी कर पा रहे हैं। तो उसमें आप रिसर्च क्या करके देखोगे? रिजल्ट एक ही आएगा, सबको पता है कि बमबारी के कारण इनकी कंडीशन ऐसी हो गई है। तो रिसर्च वहां पर की जाती है जहां पर एक से अधिक अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं और उनमें हमको बेस्ट ऑप्शन ढूंढना होता। अच्छा, हमको ये रिसर्च करना होता है कि आखिर ये कारण क्या है। चलिए पिथौरागढ़ की बात करते हैं कि स्टूडेंट का मैंने अभी काम डिस्कस किया, टेक्निकल मैंने सपोर्ट किया, और वो था पिथौरागढ़ की क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां पलायन कर करके आपके मैदानी भागों में आ गई हैं। मैंने इस पर अभी हाल ही के दिनों में मैंने काम कराया। तो जब आपका प्रोफेसर माया जोशी मैम का मेरे पास फोन आया तो मैंने कहा क्यों ना एक ऐसे ही टॉपिक को डिस्कस कर देते हैं, आपके बीच का टॉपिक रहेगा। तो इन पे ये जो आपके पास जनजातियां पलायन की, इनके क्या कारण थे कि वो पिथौरागढ़ जैसे क्षेत्रों को छोड़ करके देहरादून जैसे वेले में आकर के बस गई और कई साल से ये लोग काम कर रहे हैं। इस पर मैंने एक रिसर्च कराई अपने स्टूडेंट्स की, और रिसर्च कराने के बाद कई रिजल्ट्स निकले। कुछ चीजें आप बोल दोगे सर ये कारण था, ये कारण था, ये कारण था, लेकिन अगर मैं पूछूं कि सबसे बेस्ट कारण क्या था, तो इसमें सभी लोग आपस में झगड़ा करने लगेंगे, और झगड़ने के बाद कहेंगे नहीं ये कारण था एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा थी, तो एक व्यक्ति बोलेगा कि नहीं नेचुरल रिसोर्स खत्म हो गए थे, तो तीसरा बोलेगा नहीं इनका एजुकेशन लेवल अच्छा हो गया था, और एजुकेशन लेवल अच्छा होने के कारण ये लोग माइग्रेट कर गए। सब लोग आप लोग सही बोलोगे, ठीक है। एक बार मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एक व्यक्ति, 4 अंधे थे और 4 अंधे से कहा गया कि जाओ हाथी देख करके आओ। आई एम जस्ट रिपीटिंग, 4 अंधे थे और उनसे कहा गया कि जाओ हाथी देख करके आओ, ठीक है। एक अंधा गया और सबसे पहले पैर पकड़ लेता है और पैर को अच्छे से छू करके आता, क्योंकि अंधे देख सकते नहीं, वो महसूस करते हैं, वो महसूस कर सकते हैं। दूसरा अंधा जाता है, सूंड पकड़ लेता है, तीसरा पूंछ पकड़ लेता है, और चौथा पेट को पकड़ लेता है। चारों लौट करके आते हैं, पूछते हैं कि आखिर हाथी कैसा है, तो एक व्यक्ति कहता है वो खंभे जैसा होता है, तो दूसरे अंधे ने एक चापड़ मारा और बोला नहीं वो फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि उसने सूंड पकड़ी थी। तीसरे अंधे ने दूसरे अंधे को थप्पड़ मारा और बोला नहीं झाड़ू जैसे हाथी होता है, और चौथे अंधे ने तीसरे अंधे को थप्पड़ मारा नहीं नगाड़े जैसा हाथी होता है। लेकिन सबके आंसर सही थे, इनको मिलाने की जरूरत थी, और उनका सुपरवाइजर ने चारों आंसर को मिलाया और शायद एक हाथी उनके सामने स्पष्ट हो गया। तो हमारे जो रिसर्च स्कॉलर क्या करते हैं, एक डायमेंशंस को पकड़ लेते हैं और रिसर्च में रिजल्ट में बार बार उसी चीज को रिपीट करते हैं। नहीं एम्प्लॉयबिलिटी द मेन रीजन था, हम नहीं मानेंगे और बात, ठीक है। दूसरा व्यक्ति क्या करता, तुरंत बोल देता नहीं एम्प्लॉयबिलिटी नहीं था, बेसिक नीड्स की यहाँ पे कमी थी, उनको अपने बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं कमी थी, पहाड़ की कंडीशन है इसलिए उन्होंने माइग्रेट होना वहां पर समझा। तीसरा क्या उस व्यक्ति ने कहा नहीं उनका एजुकेशन लेवल हुआ, और एजुकेशन लेवल ने क्या किया, उनको इंफोर्स करने लगा कि नहीं आप जाइए कुछ अच्छी जगह पे बसिए। तो इस प्रकार ये सारे वेरिएबल्स को लेकर के जब हमारे दिमाग में उपापोह होती है, तो इसमें से कौन सा वेरिएबल एप्रोप्रिएट है, इसको सर्च करना ही आपका रिसर्च कहलाएगा। क्लियर है? तो कई अल्टरनेटिव रीजन्स हैं माइग्रेशन के, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में कौन सा रीजन बेस्ट है, इसको हमको सर्च करना है। दूसरा प्रमुख कारण क्या है, इसको हमें सर्च करना है। तीसरा प्रमुख कारण क्या है, इसको हमें सर्च करना है, और गवर्नमेंट को सजेशन देना है, पॉलिसी मेकर को सजेशन देना कि ये रीजन है। चलिए एक बात आप उठाइए, आप लाइब्रेरी में अपने जाइएगा, माइग्रेशन पे बहुत ज्यादा काम हुआ होगा। 1980 में आप देखिए जाके, तो माइग्रेशन में कोई अन्य चल रहा होगा जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वेरिएबल, ठीक है। कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा रही होगी, मैं एग्जाम्पल मान रहा हूं, ठीक है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप उसी टॉपिक पे रिसर्च कर दीजिए, देखिए दूसरा वेरिएबल आ जाएगा। अब आपका प्रश्न है क्या सर एक टॉपिक पे दोबारा रिसर्च की जा सकती है? क्यों नहीं हो सकती? एक टॉपिक पे दोबारा रिसर्च समय के इंटरवल में की जा सकती है।
लेकिन उसमें आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि ये जो गैप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उस थीसिस में या उस प्रॉब्लम में लग रहा कि एक कमी थी, वहां पर परिस्थितियां अलग थी, वर्तमान परिस्थिति में मैं काम करना चाहता हूं और मुझे फिर से आइडेंटिफाई करना है। तो इस प्रकार रिसर्च टॉपिक जो आपका होता है, उसको डिसाइड करने के पूर्व शायद मन में बहुत ज्यादा भ्रमित करने वाली बातें होती हैं। अब एक प्रश्न और आता है, क्या उन मुद्दों पर हम रिसर्च कर सकते हैं जो हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बैन है? आपने कहा सर समझ में नहीं, आप कहना क्या चाहते? मैंने कहा चाइल्ड लेबर भारत में बैन है, क्या चाइल्ड लेबर पे रिसर्च आप कर सकते हो? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो ये नहीं कहता कि कहीं भी चाइल्ड लेबर होना चाहिए। तो कल को आप ये ना कह दो कि नहीं सर वो हमारे पीछे दौड़ने ना लगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग कि आपने चाइल्ड लेबर का जो डेटा कलेक्शन किया कहां से किया, चलिए हमको रिपोर्ट करिए, आपने अपने थीसिस में रिपोर्टिंग किया। क्या इन मुद्दों पर रिसर्च किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो ये भी एक सोचने वाली बात होती है। ठीक है, जैसे आपके पास जो पिथौरागढ़ है, धारचूला है, और धारचूला में आप जानते हो कि कई प्रकार का ट्रेड वहां पे संपादित होता है, और उन ट्रेड में जैसे नेपाल से आपका ट्रेड होता है, और इन लीगल मैंने जब पता किया कि इन लीगल ट्रेड आपका चाइना से भी कुछ एक्टिवेट होता है, कुछ आपका वहां पर संपादित किया जाता है। ठीक है, तो क्या इस बॉर्डर इलाके में इस प्रकार की रिसर्च भी कंडक्ट की जा सकती है या इस प्रकार की रिसर्च कंडक्ट नहीं की जा सकती? ये भी एक प्रश्न आपके दिमाग में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार की रिसर्च को आप कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन डेटा ऑथेंटिकेट का आपको देना पड़ेगा, और किसी का व्यक्तित्व या किसी की पर्सनल आइडेंटिटी को आप डिस्प्ले नहीं कर सकते हो। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा। तो अब समझ में आया होगा कि आपको जो टॉपिक आइडेंटिफाई करना है, इन सारे वेरिएबल्स को, इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। साइंस के स्टूडेंट, आप एक आइडियोलॉजी पे आप काम करते हो, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, लेकिन आप अपने लैब में देख लीजिएगा कि क्या लैब में वो सारी चीजें हैं। नहीं तो जब आप अदर यूनिवर्सिटी के लैब का प्रयोग करेंगे तो एक ह्यूज चार्ज आपके ऊपर लगा सकते हैं, या एब्रॉड में आप जब जाएंगे तो आपके ऊपर शायद बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो वो परिस्थितियों को आप देखने के बाद आप अपनी लैब की कंडीशन देख लीजिएगा, लैब में अवेलेबिलिटी क्या होती है वो देख लीजिएगा। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैं क्या करता था कि वहां लाइब्रेरी में एक ऑप्शन था कि अगर दुनिया की कोई भी बुक आपको चाहिए तो आप एक एप्लीकेशन दीजिए और लाइब्रेरियन सर आपको विद इन 15 डेज में उपलब्ध करा देते थे। मैंने जापान में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मैंने काम किया, और जापान से मैंने एक 22 लाख की बुक मंगवाई जो लाइब्रेरी ने अवेलेबल करा दिया। तो ये एक्सेसमेंट आपको देता कौन देता है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसी लाइब्रेरी तो अवेलेबल करा देती है, लेकिन आपके पास रिसोर्स क्या है, उन रिसोर्स का आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा, तब आप टॉपिक को सर्च करिएगा, अन्यथा उन टॉपिक्स पे काम मत करिएगा। आप फ्यूचर में जब बड़े प्रोफेसर बन जाएंगे या फैकल्टी बन जाएंगे या कहीं अच्छी जगह पोस्टेड हो जाएंगे तो उन टॉपिक पे प्रोजेक्ट के रूप में काम करना पसंद कीजिएगा। शायद ये एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है आपकी लाइफ में, सबसे बड़ी बाधा होती है कि हम टॉपिक का चुनाव कैसे करें। ठीक है, तो टॉपिक के चुनाव पे मैंने आपको कुछ बातें बताई कि टॉपिक बहुत बड़ा ना हो, इंडिया लेवल का डेटा आप मत ले लीजिएगा, नहीं तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपका टॉपिक ऐसा हो, जैसे आपका साइंस है, साइंस में आप ऐसे प्लांट्स पे मत रिसर्च करने लगिएगा जो बिल्कुल यूनिक हो और भारत में ना पाया जाए। ठीक है, एक प्लांट आपको मिल गया, आपने उस पर रिसर्च किया, ठीक है, रिसर्च आप कर सकते हो, लेकिन उसको आप ये ना हो कि उस समाज के लिए क्या हो, नुकसानदायक हो। ऐसा प्लांट हो, ठीक, ऐसा प्लांट हो जिसको आप जस्टिफाई कर सको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि नहीं ये प्लांट हमारे लिए बहुत अच्छा है, आप उसको रिसर्च टॉपिक बनाइए, उसकी ब्रीड्स को आप बढ़ाइए। ठीक है, कोई ऐसी बीमारी हो, ठीक है, उस बीमारी का सॉल्यूशन आप निकालिए, लेकिन ऐसी कोई बीमारी जो लगभग 25 साल या 30 साल बाद इकट्ठा आती है, फिर 2-4 लोगों को होती है, चली जाती है, शायद इस पर आपको क्या कहते हैं केमिकल, आपका मेडिसिन केमिस्ट्री पे काम करना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उपयुक्त होगा। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि जैसे आपका देश में एड्स की प्रॉब्लम है, जैसे आपके देश में कैंसर की प्रॉब्लम है, काश ये कोरोना जैसा होता, कम से कम साइंटिस्ट 1 साल में सॉल्यूशन तो निकाल देते।
रिसर्च ये होते हैं। ठीक है, अगर इनकी स्पीड ज्यादा होती तो शायद साइंटिस्ट इस पे काम करते और हमारा देश आपका कैंसर से मुक्त होता, एड्स से मुक्त होता। लेकिन कहीं ना कहीं जब बीमारियां फैलती हैं तो उस पर रिसर्चर दिमाग लगाते हैं और उन एजेंट्स पे काम करते हैं जो एजेंट समाज की रिक्वायरमेंट है। आपने देखा होगा कि एक पोलियो का टीका था जिसको बनने के लिए 20 या 30 साल का समय लगा, लेकिन एक आपका कोविड का टीका था जो 1 साल के अंतर्गत आ गया। तो कहीं ना कहीं आपका रिसर्च सोसाइटी के लिए लाभदायक हो, ऐसे फील्ड को आप चुनिएगा। लेकिन जो ऑब्स्टेकल मैंने कंडीशन बताई हैं उन कंडीशंस को ध्यान में रख करके रिसर्च टॉपिक का आप सिलेक्शन कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स आपको ज्यादा आ जाएगी। नो डाउट आप एक काम करिए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से फोन करिए, आपको बहुत अच्छा टॉपिक बता सकते हैं। एक काम करिए, आईआईटी मुंबई फोन करिए, आपको बहुत अच्छा टॉपिक बता सकते हैं। लेकिन उस टॉपिक पे काम होना या ना होना वो आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपकी एक्सेसिबिलिटी कितनी है और आप कितना अच्छा काम कर सकते हो। तो इन सारे मुद्दों पर बात होती है। अब मैं बताऊं, एक टॉपिक मेरे पास आया, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था और अचानक मैं क्या हुआ, मेरे घर में एक लोग बीमार हुए, उनको मैं डॉक्टर के पास ले गया। हमारे यहाँ 200 डॉक्टर्स हैं जो फ्री में मेडिसिन देते हैं, फ्री में इलाज करते हैं। और मैं वहीं बैठा था काउंटर पे जहां पे अपना पेशेंट का नाम लिखाया और पेशेंट के नाम के आगे वो बीमारी का नाम लिख रहे थे। रिसर्च था, मैं शोध करता था। मैंने तुरंत रजिस्टर में देखा तो मुझे एक रजिस्टर में गड़बड़ी लगी। गड़बड़ी ये थी कि उस दिन जितने पेशेंट आए थे लगभग 80% में पेट का दर्द का समस्या था, पेट के दर्द की समस्या थी। मैंने रिक्वेस्ट किया जो वहां पर रिसेप्शन थे, मुझे रजिस्टर प्लीज देखने के लिए अनुमति दीजिए। उन्होंने रजिस्टर मुझे दिखाया तो विथिन 15 दिन में मैंने देखा तो लगभग 70% लोग पेट दर्द की कंप्लेन किए थे। मैंने अपने डिपार्टमेंट आया, डिपार्टमेंट में अपने प्रोफेसर एपी पांडे सर जो वर्तमान में वाइस चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ मणिपुर के, उनसे मैंने, वो समय मेरे पीएचडी सुपरवाइजर हुआ करते थे, मैंने ये बात बताई। उन्होंने कहा ऐसी बात है। उन्होंने क्या किया, मेडिसिन विभाग पे कहा चलो सलेन गाड़ी पे बैठते हैं और चलते हैं डिपार्टमेंट में गए। उन्होंने कहा ये तो आपने बहुत अच्छी प्रॉब्लम को यहाँ पे देखा, चलो इस पे बात काम करते हैं। जब बात काम किया गया तो एक काम करते हैं, पेट की बीमारी कैसे होती है, डॉक्टर से हमने राय लिया। डॉक्टर ने कहा कि ये अधिकतर ड्रिंकिंग वाटर के कारण हो सकती है। ठीक है, दूसरा कई वेरिएबल उन्होंने हमें सजेस्ट किए कि इसके कारण हो सकती है, इसके कारण हो सकती है। हम सारे वेरिएबल्स पे काम किए और सारे वेरिएबल में लगभग 80% वेरिएबल मुझे इनएक्टिव मिले। इनएक्टिव का मतलब होता कि उनका कोई रिलेशनशिप पेट दर्द से नहीं मिला। मैं बड़ा परेशान था। अंत में मेरा दिमाग गया कि नहीं, चलिए वाटर पे बचा। और मैंने क्या किया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जितने गांव थे उनके घरों पे नल से पानी एक ग्लास में लाना प्रारंभ किया और उसको अपनी लैब में जब टेस्ट किया तो उसमें आर्सेनिक मिली। फिर मैं गया केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में अपने फ्रेंड की हेल्प लिया। बोला केमिस्ट्री तो यही कहती कि आर्सेनिक बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। मैंने कहा मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, मुझे समझ में कम आ रहा है आपकी भाषा, एक काम करिए आप चलिए मेडिसिन विभाग में और मेडिकल केमिस्ट्री से हम बात करते हैं। उन्होंने बात किया कि नहीं, 100% है कि जो आपका ये प्रॉब्लम पेट की आई है ये कहीं ना कहीं गंगा में प्रदूषण के कारण एब्जॉर्ब हो गए। जो हमारे पास वाटर रिसोर्स हैं उसमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई। और फिर मैंने गूगल पे उसका मैप सर्च किया, उस पर कई रिपोर्ट्स निकाली और निकालने के बाद पता चला कि पूरा आर्सेनिक बेल्ट बन चुका है। फिर हम लोगों ने इस पे एक प्रोजेक्ट लिया और प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितनी एरिया में ये सारी प्रॉब्लम्स थी वहां पर प्यूरिफायर को रिकमेंड किया गया और शायद बीमारियां कंट्रोल में आई। तो एक पॉइंट तो देखिए, प्रॉब्लम कहां से निकल के आई, आपका दृष्टिकोण बताता है। आप कैसा सोचते हो, कैसा समझते हो। मुझे एक नॉर्मल, मैं पेशेंट के साथ, अपने घर के पेशेंट के साथ गया, एक रिसर्च प्रॉब्लम मिली और एक बड़ा टॉपिक मिला जिसपे कितने लाखों का प्रोजेक्ट पास हुआ और उस प्रोजेक्ट पे हमने काम किया और कितने लोगों की जान बचाई। ठीक है, तो इस प्रकार एक रिसर्चर जो होता है वो अपने ऑब्जेक्टिव को कभी लाइफ में नहीं भूलता है। आज हम काम करते हैं तो जहां भी हम जाते हैं उस रिसर्च दृष्टिकोण से देखते हैं कि व्हाट इज द मेन रीजन। पहला प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका कारण क्या है। ठीक है, और उस कारण के आधार पर ही हम लोग एनालिसिस करते हैं,
या टॉपिक को डिसाइड करते हैं, तो टॉपिक डिसाइड में मैंने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पे आपसे बात किया और इन बातों को आप देखिएगा, सोचिएगा, फिर टॉपिक का सिलेक्शन कीजिएगा। चलिए अब दूसरा बात आती है, हाउ वी सिलेक्ट द वेरिएबल्स। हम वेरिएबल्स सर कैसे सिलेक्ट करें? साइंस का स्टूडेंट कह रहा है कि हम कैसे करें? मैं केमिस्ट्री से हूं, एक बॉटनी से, एक जूलॉजी से, एक कॉमर्स से, एक संस्कृत से, एक साइकोलॉजी से, एक आपका पॉलिटिकल साइंस से, एडुकेशन से। सर हम वेरिएबल कैसे सिलेक्ट करें और सर कैसे पता चले कि ये वेरिएबल बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है? और हमारे सुपरवाइजर तो अचानक फोन करते, आपने ये रिसर्च पेपर पढ़ा? मैंने कहा नहीं पढ़ा। तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे डांट के फिर भगा देते हैं। आखिर ऐसा क्या था उस रिसर्च पेपर में? क्या उस रिसर्च पेपर के बिना मेरी थीसिस नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, लेकिन वो जो रिसर्च पेपर की आपके सुपरवाइजर बात कर रहे हैं, उस रिसर्च पेपर में हाल ही के दिनों में न्यू वेरिएबल्स पे काम किया गया जो सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म में पाया गया था। इसलिए आपको सुपरवाइजर ने डांट दिया था कि इतना इंपॉर्टेंट रीजन जो आपके टॉपिक से इंटर रिलेटेड है, आप कैसे मिस कर सकते हो? क्या वो वेरिएबल आपके यहां भी बहुत ज्यादा एक्टिव तो नहीं है, इसलिए आपको डांट रहे हैं। ठीक है। और तीसरी चीज आप पॉइंट याद रखिएगा, कोई भी आपका स्टेटमेंट बिना सपोर्ट के एक्सेप्ट नहीं होता एज अ पीएचडी रिसर्च स्कॉलर। आप कोई एक लाइन बोल दीजिए, उसके लिए आपको साइटेशन करना बहुत अधिक जरूरी होगा, आपको कोटेशन देना बहुत जरूरी होगा, कोट करना बड़ा जरूरी होगा कि आपने ये बात कहां से बोल दी है। ठीक है। आपने कहा कि लगातार भारत में पाकिस्तान के गोलाबारी के कारण जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट कम जा रहे हैं। ठीक है, आपकी बात से मैं एग्री हूं, लेकिन तब तक एग्री नहीं रहूंगा जब तक आप मुझे रिजल्ट नहीं देंगे, रिपोर्ट्स नहीं देंगे किसी राइटर से लिखित। अब सर अब प्रश्न आता है कि सर राइटर तो बहुत होते हैं, क्या किसी प्रोफेसर से कहला दें? नहीं, मैंने कहा नहीं, लिखित होना चाहिए। उन्होंने कहा रिसर्च पेपर में दिखा दें? मैंने कहा नहीं, हाँ दिखाइए, लेकिन रिसर्च पेपर की भी क्वालिटी होती है, दैट इज कॉल्ड, अगर आप अपने साइटेशन में आप यूजीसी केयर का डाल रहे हो और दूसरा आपका फ्रेंड एक स्कोपस जर्नल का एक रिसर्च पेपर का वहां से लाकर के डाल रहा है, तो स्ट्रांग किसका होगा? आपका उस दोस्त का होगा। लेकिन तीसरा क्या है, वो एबीडी जर्नल या एच जर्नल से उठा करके यूरोप के जर्नल से डाल रहा है, इंटरनेशनल स्टडीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो शायद आप कहोगे कि नहीं, उसकी थीसिस में जो साइटेशंस किए गए हैं, जो लॉजिक्स दिए गए हैं, वास्तव में बहुत बेहतरीन ऑथर्स के लिए गए हैं। तो आप खुद बोलोगे नहीं सर उसने वर्क किया और वो बहुत अच्छी जगह से रिसर्च पेपर ढूंढ करके लाया और उस पर उन्होंने काम किया था। और मैंने क्या किया, लोकल राइटर पे काम किया और लोकल राइटर के हेल्प से ऐसा किया, इसलिए आपकी थीसिस और उनकी थीसिस में एक प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लियर है? तो एक पॉइंट तो ये नोट रखिएगा कि आप साइट किसको कर रहे हो, आप कोट किसको कर रहे हो, आप कहां से इसको सपोर्ट कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं उसका रीजन एकमात्र है कि वहां पर आतंकवादी घटनाएं हो जाती। न्यूज़पेपर का हम नहीं मानते, रिसर्च कभी भी थीसिस न्यूज़पेपर के डेटा को ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा है। चलिए, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, अब आपने कहा कि सर अब हम क्या पढ़ें, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अच्छे रिसर्च पेपर पढ़ना चालू करिए। और अच्छे रिसर्च पेपर पढ़ने का मतलब ये होता है कि ऐसे रिसर्च पेपर पढ़िए जो अच्छे इंडेक्स में हो, जिनका इंपैक्ट फैक्टर अच्छा हो, और उनको आप अपनी डायरी में नोट करिए जो आपके थीसिस में काम देगा। तो ये पॉइंट एक आपका आता है कि हमको साइटेशन क्यों करना पड़ता है। साइटेशन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपका लॉजिक बहुत स्ट्रांग हो। जैसे ठीक है, पीएचडी जो थीसिस होती है, ये एक प्रकार का ऐसा प्रोफार्मा होता है, एक प्रकार का ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो बिना सबूत और गवाह के नहीं चलता है। आई एम जस्ट रिपीटिंग, बिना सबूत और गवाह के इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। सबूत रिटन फॉर्म में हो और गवाह जो आपका इंटरव्यू डेटा आप लेते हो वो एक प्रकार के गवाह हैं। तो सबूत और गवाहों के साथ आपका होता, आपका खुद का स्टेटमेंट कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं रखेगा।
क्लियर है? आप चाहे जितनी कहानी लिख दो, चाहे जितना उस पर निबंध लिख दो, शायद वो निबंध बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रखेगा, लेकिन आप हर लाइन के पीछे एक साइटेशन डाल दीजिए कि नहीं, ये सपोर्ट जो मैं स्टेटमेंट कर रहा हूं, दिस इज आल्सो सपोर्टेड बाय, किसके द्वारा सपोर्ट किया गया? ये यूरोप के एक इकोनॉमिस्ट है, उनके द्वारा सपोर्ट किया गया। तो शायद आपका थीसिस बहुत अच्छा होगा। और कुछ राइटर तो मैंने देखा है, कुछ बच्चे स्टूडेंट इतने अच्छे अच्छे होते हैं कि उन्होंने अपनी थीसिस में 3-3 सपोर्ट एक ही स्टेटमेंट पे लगा रखा है, 3-3 सपोर्ट। तो जितना अच्छा आप सपोर्ट लगा दोगे, आप जेएनयू की बात कर लीजिए, जेएनयू में जो स्टूडेंट होता है 6 या 7 सपोर्ट लगा देता है, तो क्यों ना बेस्ट रिसर्च स्कॉलर हो वहां का। और हमारे जो देश में जो आपके पास छोटी यूनिवर्सिटीज होती हैं, वहां के स्टूडेंट निबंध लिख करके लाते हैं विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी साइटेशन, वहां पे एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आपके हर स्टेटमेंट के बाद साइटेशन होना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, और साइटेशन के साथ साथ उसको रेफरेंस में होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एक अच्छा सुपरवाइजर क्या करता है, काउंट योर साइटेशन, आपका साइटेशन काउंट कर लेता है, और जब देखता है कि ये बच्चे ने साइटेशन बहुत अच्छा किया, 10 पेज पे इसने 50 साइटेशन किया, वो खुश हो जाता है और जान जाता है कि लड़के ने, इस बच्चे ने काम किया, और सुपरवाइजर उसके साथ काम करने लगता है। लेकिन मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम आज आ रही है कि आप पूरा सिनॉप्सिस लिख के लाओगे, एक साइटेशन नहीं होंगे। आपसे मैं पूछूं कि जो भी स्टेटमेंट आप दो, उसके बाद एक साइटेशन का नाम बता दो, तो आप खड़े रहते हो, सर वो तो याद ही नहीं है। अरे आपने कैसे रिसर्च स्कॉलर हो जी? आप 2 लाइन, हर लाइन के पीछे एक साइटेशन होना चाहिए, एक राइटर का नेम होना चाहिए, उनका पब्लिकेशन होना चाहिए, और आपके इंटरव्यू पीएचडी वाइबा में 5 पूछा जाता है कि थिंकर्स बताइए जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, आप मौन खड़े हो जाते हो, तो नाराजगी होना अमूमन है। पीएचडी कमेटी नाराज क्यों नहीं होगी कि भाई जहां पर 200 प्रोफेसर्स का नाम आपके जबान पे होना चाहिए, वहां आप 5 राइटर नाम नहीं बता पा रहे हो। तो ये एक ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में आता है कि आप क्या करते हो, कहीं से चीजें ले तो लेते हो, और उसके बाद उसको कोट करना भूल जाते हो। आप सोचते हो कि नहीं ये मैं पकड़ जाऊंगा, नहीं पकड़े नहीं जाओगे, बल्कि उसकी बात, जो आपकी बात है, उससे आप सपोर्ट कर रहे हो कि सपोर्टेड मी, कि ये देखिए मेरे स्टेटमेंट की तरह इनका भी स्टेटमेंट था, ये यूरोप में है, और यूरोप में उनका आप साइटेशन रखिए कि इज आल्सो सपोर्टेड दिस। तो कभी भी रिसर्च स्कॉलर के रूप में जब आपके पास एक बाधा आती है, एक बाधा वो है कि आखिर आप साइटेशंस कैसे करोगे। ठीक है, आप इंटरनेट पे आइए, और इंटरनेट पे आप सबसे पहले काम, जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हो, उस टॉपिक में हैशटैग का यूज करना चालू करिए। अब आपने कहा ये सर कैसे होगा? सपोज दैट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, या रीजन फॉर माइग्रेशन इन उत्तराखंड, तो माइग्रेशन और उत्तराखंड में गूगल में ही आप हैशटैग लगा दीजिए और सर्च कर दीजिए। सारी पीडीएफ फाइल जो वर्ड लेवल पे लिखी गई है उत्तराखंड में, हैशटैग लिखते ही वो सर्च करके आपके सामने ला देगा। ये लो आप, सर आपने तो आधी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर दिया। अभी तक मैं सोच रहा था कि ये कहां से लाएंगे। आपने अच्छा गूगल में नॉर्मल सर्च नहीं करना, हैशटैग के साथ, यस आपको ये हैशटैग के साथ सर्च करना है। जिस वर्ड पे आपको फोकस करना है कि नहीं मुझे सर उत्तराखंड की स्टडी माइग्रेशन पे चाहिए, वर्ड लेवल पे कहां कहां काम हुआ, हैशटैग का प्रयोग करिए और तुरंत गूगल आपको सर्च कर देगा। गूगल ये समझ जाता है कि कह रहा है कि हैशटैग का मतलब होता है ये वर्ड नहीं हटना चाहिए, बाकी चीजें आप सर्च करके दीजिए। तो यही काम आपको सारे बच्चों को करना है। हाँ, एक प्रॉब्लम आती है हिंदी और संस्कृत वालों के लिए, क्योंकि गूगल उतना अच्छा मटेरियल अभी हिंदी और संस्कृत में नहीं उपलब्ध करा पा रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या चीज बताई? सबसे पहले कि आपको साइटेशंस की आदत डालनी चाहिए। ठीक है, आप जब अभी प्री पीएचडी कोर्स के बाद सुपरवाइजर से मिलिएगा तो कभी भी आप रेडी रहिएगा। सुपरवाइजर आपके पहला प्रश्न पूछेंगे, बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड कितने रिसर्च पेपर पढ़े हो? तो आपको सारे रिसर्च पेपर के नेम, उनका इम्पैक्ट फैक्टर और कहां से पढ़े हो ये पॉइंट नोट करना, उनको बताना बहुत अधिक अनिवार्य होता, नहीं तो आपको फिर से एक डांट पड़ने वाली है। ठीक है, जब भी कोई रिसर्च पेपर पढ़िएगा, और रिसर्च पेपर जितना अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर का होगा, जितना अच्छे जर्नल्स का होगा, उतनी अच्छी आपकी थीसिस होगी।
ये पॉइंट आपको नोट रखना। चलिए अब हम स्लाइड के माध्यम से कुछ चीजें आपको और सिखाएंगे, बताएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही मेरी कि नहीं आ रही, ये जरूर कमेंट करिए मुझे। जी सर, आ रही है। क्लियर है सारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक का? देखो सर। हाँ यस सर। हाँ, सर यस। ओके यस सर। हाँ, तो Yes, चलिए sir. मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ अपना, एक पीपीटी है और उस पे मैं कई पॉइंट्स पे और हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इन पॉइंट्स को आप बहुत केयरफुली देखिएगा। मेरी पीपीटी शायद आपको विजुअल होगी। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, ये जब हम लोग रिसर्च के लिए जाते हैं, ठीक है, तो रिसर्च में सबसे ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आते हैं। बहुत आपको आसान लगता है पीएचडी स्कॉलर करना, डॉक्टरेट लग जाएगा आपके नाम के आगे, लेकिन एक रियल डॉक्टरेट जो होता है व्यक्ति, वो वास्तव में उसकी निगाह ऐसी होती है, उसका दर्शन ऐसा होता है, उसकी सोच वैसी होती है। तो ये कुछ ऑब्स्टेकल्स पे आज मैं बात कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, जो एक रिसर्च स्कॉलर को अगर शुरू में कोई बता देता है तो शायद उनका रास्ता क्लियर हो जाता है। क्लियर क्या हो जाता है, उनको पता हो जाता है कि हमें कहाँ पे जाना है। तो अब आपके पास है, शायद आपका एक ये देख रहे हो, पीएचडी ये इल्यूजन है। जिस दिन आप अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी गए होगे, आपका इंटरव्यू हुआ होगा और रिजल्ट आया होगा, सुपरवाइजर अलर्ट हुए होंगे, आपने सोचा होगा मेरी लाइफ अब तो बढ़िया, मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा और एकेडमिशियन बन जाऊंगा, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में काम करूंगा और लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन रियलिटी कुछ ऐसी है आपकी लाइफ की, कुछ ऐसी आपकी लाइफ में रियलिटी होगी, कुछ मुश्किलें होंगी। ठीक है, मुश्किलों से आपको घबराना नहीं है, रियलिटियों के साथ चलना है, तभी आप एक्सपीरियंस करोगे। जब हमको पीएचडी का लेटर मिलता है, मेरे सुपरवाइजर अलर्ट होते हैं, तो हम अपने आप को हल्का समझते हैं कि अब मैं जा रहा हूं, इस दुनिया को बचा लूंगा। लेकिन जब हम लोग कुछ नहीं काम करते हैं तो लगता है, हम कहते हैं सुपरवाइजर से, हमें आप बचा लो, मेरी किसी तरह से पीएचडी अवार्ड कर दो। आप लास्ट में ये बोलते हो, ये उन लोगों के लिए है जो शुरू में तो कहते हैं कि नहीं मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, और लास्ट में कहते हैं किसी तरह से जमा कर दो। जब ये वर्ड कोई स्टूडेंट मेरा बोलता है, मुझे बहुत दुख होता है, किसी तरह से सर जमा करा दीजिएगा, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मेरा टाइम जो टाइम दिया गया है यूनिवर्सिटी से, वो समाप्त होने वाला है। तो पहले तो दुनिया को बचाने जाता है, आज वो कह रहा है हे दुनिया मुझे बचा लो, मेरी पीएचडी ना कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। तो ये पॉइंट्स को आपको नोट रखना है, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना। अब देखिए, पीएचडी एक्सपेक्टेशन है कि एक काम करेंगे, फर्स्ट ईयर हम ऐसे काट देंगे, सेकेंड ईयर भी हो जाएगा, फिर थर्ड ईयर हो जाएगा, और 4 साल के अंदर हम लोग पीएचडी अवार्डेड हो जाएंगे। लेकिन शायद आपको 4 साल की जो प्रक्रिया होगी, कुछ ऐसी रियलिटी के साथ आपको काम करना है। ठीक है, इनमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ये जब रिसर्च पेपर आप पढ़ोगे, वेरिएबल्स पढ़ोगे, उनका क्या कहते हैं, उन वेरिएबल में कौन एक्टिव वेरिएबल है, कौन इनएक्टिव वेरिएबल, उनको जब छंटनी करोगे तो कभी कभी रातें क्या हो जाती हैं, सुबह में कन्वर्ट हो जाती हैं। हम लोग बीएचयू लैब में जाते थे, शाम को वहाँ 200 कंप्यूटर लैब बनाई गई है, रात में 9 बजे बैठते थे और सुबह अचानक प्यून आता था, बोलता था चलिए लैब खाली कीजिए, 5 बज गए हैं और आपको इस हॉल को खाली करना, हमें झाड़ू लगाना है। ठीक है, तो ये रियलिटी हो जाती है कि आपको लाइफ में रिसर्च पेपर इतने बढ़िया बढ़िया मिलने लगते हैं कि उसमें जब आप साइट करते जाओगे, नोट करते जाओगे, तो शायद बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। हाँ, खुशी भी मिलती है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपका ये रास्ता ये नहीं है जो एक्सपेक्टेशंस हैं, रियलिटी कुछ ऐसी है। अब टॉपिक में मैंने आपको टॉपिक के विषय में बात बताया, शोध पर्यवेक्षक का रोल क्या होता है, शोध पर्यवेक्षक का रोल यानी पीएचडी सुपरवाइजर का रोल भी मैंने आपके साथ बताया कि पीएचडी सुपरवाइजर ऑलरेडी उन पॉइंट्स को क्या हुआ डिस्कस कर चुका होता, वो लाइफ में उनके गुजर चुके होते हैं, इसलिए आपको एक पर्यवेक्षक दिया जाता है और पर्यवेक्षक आपको बताता है कि नहीं ये आपका रास्ता सही है या रास्ता गलत है। तो रिसर्च सुपरवाइजर इसीलिए दिया जाता है क्योंकि जो शोध होता है ये अननोन वे होता है और अननोन वे में आपका एक गुरु होना बहुत जरूरी है, इसलिए पीएचडी सुपरवाइजर की भूमिका बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है। कभी भी आप अपने आप को पीएचडी सुपरवाइजर से अधिक मत मानिएगा, क्योंकि वो कितने बच्चों के साथ काम कर चुका है और वो जो एक वर्ड बोलता है कि नहीं ये वेरिएबल नहीं करता है, आपके दिमाग में होगा इनको कैसे पता, अरे उन्होंने टेस्ट कर चुके हैं सारे। ठीक है, और उनको जो आपका पीएचडी टॉपिक दिया गया वो उनको भी नहीं पता, लेकिन वो अनुमान से बोल रहे हैं, इसलिए सुपरवाइजर का बहुत ज्यादा सपोर्ट होना चाहिए और सुपरवाइजर की निगाह में हर कार्य होता है तो शायद एक अच्छी थीसिस लिखी जा सकती है। ठीक है, अब आती है वेरिएबल की बात करते हैं।
अब आपकी थीसिस में एक प्रॉब्लम आती है कि जो वेरिएबल होते हैं, जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल होते हैं, वो सब लोग आप जानते होंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल का मतलब होता है कि जो आपका अनुसंधान का विषय है उसको जस्टिफाई करने के लिए कौन कौन से चरों को हम ढूंढें, चरों पे हम बात करें। तो आज मैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल की बात करूंगा साइंस स्टूडेंट्स के साथ, आर्ट्स स्टूडेंट्स के साथ। तो मैं दोनों स्टूडेंट के साथ इन पॉइंट्स पे चर्चा करूंगा, इन पॉइंट्स पे बात करूंगा कि आपको वेरिएबल कैसे सर्च करने हैं और उन वेरिएबल्स में कौन सा वेरिएबल रखना है और अदर वेरिएबल को छोड़ देना है। तो पहला आपका आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है ये वास्तव में इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो उस समय और परिस्थिति में अपने आप परिवर्तित हो, अपने आप, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, स्वयं से परिवर्तित हो। जैसे कि आपकी, जैसे आपका साइंस का सब्जेक्ट मैं ले लेता हूं कि जो यहां पर मान लीजिए नेचुरल कैलेमिटी हुई, ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इससे प्रकृति में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आपका केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो आपका हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो स्वयं परिवर्तित होता है और उसके साथ ही साथ जब अन्य वेरिएबल पे इंपैक्ट पड़ता है तो दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने पीएचडी शोध में यह बात करनी है कि आपको सर्च करना है कि विच वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच वेरिएबल इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इस टॉपिक को में आपको यह सर्च करना है। और साइंस वालों के लिए एक और वेरिएबल सर्च करना है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल वेरिएबल। ठीक है, साइंस के स्टूडेंट कंट्रोल वेरिएबल को भी सर्च करेंगे कि कौन सा टेम्परेचर पे हम ये काम कर रहे हैं, वो भी नोट रखा जाता है कि कंट्रोल वेरिएबल कौन कौन से हैं जिनके अंतर्गत ये टेस्ट हमने किए हैं और उस टेस्ट के बाद इस प्रकार का रिजल्ट हमको मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होते हैं वो समय और परिस्थिति के अनुसार सदैव बदलते जाते हैं। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप ये कह दो कि नहीं सर ये परिवर्तित हो सकता है, हमने कहा हाँ परिवर्तित हो सकता है। दुबई में आप चले जाइए, वहां पर जो रेन होती है वो अपने मन से गवर्नमेंट करा लेती है। ठीक है, तो वहां पर जो रेन होती है वो वास्तव में जो आपके भारत में रेन होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहां पर अपने आप होती है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल घटना है। लेकिन दुबई जैसे कंट्री में चले जाइए, वहां पर वो डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में काम कर रही है। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो क्या है, मैं यहां पर बैठा हूं, मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हूं, आप डिपेंडेंट वेरिएबल हो। लेकिन कल को जब आप प्रोफेसर बन जाओगे तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाओगे और आपके स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, आप मेरे घर आते हो तो कौन से वेरिएबल होगे, आप हो जाओगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मैं हो जाऊंगा डिपेंडेंट वेरिएबल। आप मेरे घर आते हो तो मुझे रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सारी करनी पड़ेगी। तो आप इंडिपेंडेंट हो, मैं क्या कर रहा हूं, आपका सारा मैनेज कर रहा हूं। तो ये आपका हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल, मैं हो गया, आप इंडिपेंडेंट हो गए। लेकिन अगर मैं आपके पिथौरागढ़ में आता हूं और आपके घर आ जाता हूं तो आप तुरंत भागोगे, सर के लिए नाश्ता लाइए, चाय लाइए, पानी। तो वहां पर वेरिएबल चेंज हो जाएगा और वहां पर आप कहोगे सर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो सबसे पहले आप वेरिएबल की पहचान करना सीख लीजिए, वेरिएबल की पहचान करना सीख लीजिए। ठीक है, केमिस्ट्री में आप देखिएगा, केमिस्ट्री में मैंने देखा कि मेरा एक फ्रेंड है वो चूहे खरीदता है, बायोलॉजी में देखा चूहे खरीदता है और उस चूहे को क्या करता है, उस चूहे को कुछ बीमारियां की जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, दवा दी जाती है। कौन सी दवा दी जाती है, जो दवा टेस्ट कर रहे हैं। तो जब मेडिसिन दी जाती है तो उसके बाद फिर उसका टेम्परेचर नापा जाता है, फिर उसका श्वसन तंत्र, वो आपका ईसीजी किया जाता है, फिर उसका क्या कहते हैं कि बीपी चेक किया जाता, उसकी रिपोर्ट हर घंटे में वो बनाता चला जाता है। बाद में कहता है कि नहीं इस मेडिसिन का इंपैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। तो जो उसने मेडिसिन दिया है ये मेडिसिन क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी। और जो इसकी बॉडी में फर्क पड़ रहा है दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है दैट इज कॉल्ड रिसर्च।
यही रिसर्च है, इसी प्रोसेस को आपको बहुत केयरफुली देखना है। ठीक है, तो साइंस में आपने वेरिएबल की पहचान कैसे कर लिया। बायोलॉजी के स्टूडेंट क्या करते हैं कि आपको कोई मेडिसिन दी गई, ठीक है, या समाज में कोई ऐसा परिवर्तन हुआ, आपको अचानक उल्टियां आने लगी, तो उल्टी आना क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तुरंत आप दौड़ के पानी दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब ये आप लोग क्या करते हो साइंस में कि इन तरह की चीजों को पहचान करोगे, और पहचान करने के बाद आप रात में जब लेटिएगा तो सोचिएगा इस टॉपिक में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। ठीक है, उसी प्रकार जूलॉजी में मैंने देखा कि प्लांट्स पे आप लोग काम करते हो, प्लांट्स पे क्या करते हो, उनको नए प्रकार का आप क्या करते हो, आप उनको कोई नेचुरल चीजें लगाते हो, देते हो। जैसे मेरे एक परिचय में जूलॉजी के प्रोफेसर हैं झारखंड में, वो क्या किए, उनके घर में एक नींबू का पेड़ है और उसमें लगभग 10 प्रकार के फल आते हैं। उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। ठीक है, प्रयोग किया और इतने आते। तो वहां पर भी यही डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का केस है। इसी प्रकार फिजिक्स का स्टूडेंट क्या करता है, मान लीजिए एक लोहे की रॉड है, एक काम करते हैं इसमें एक और धातु हम मिला देते हैं। मैंने इमेजिन किया कि एक काम करते हैं इसमें एक धातु और मिला देते हैं और फिर इस पे ताप और दाब डालते हैं, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम परिवर्तन आता है, या इसकी कंडक्टिविटी यानी चालकता में कोई परिवर्तन आता है। यदि चालकता बढ़ जाती है तो आप कहेंगे या वाह, मेरा रिसर्च तो काम कर गया। तो यहां पर मैंने जो धातु के 2 टुकड़े, विभिन्न टुकड़ों को मिलाया या 3 टुकड़ों को मिलाया और फिर इसमें चालकता का टेस्ट किया। अगर चालकता तेजी से बढ़ गई तो अब भारत में बिजली में जो एब्जॉर्ब कर लेती है बिजली, शायद अब बिजली एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो इन प्रक्रिया को, इन 3 धातुओं को मिलाया, इन 3 धातुओं को मिलाना इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके बाद आपकी बिजली का फ्लो बढ़ जाए तो दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। और इस डिपेंडेंट वेरिएबल ने एक अच्छा रिएक्शन किया, और ये अच्छा रिएक्शन अगर ये कर देता है तो हम कहते हैं कि मेरी रिसर्च अच्छी हो गई और आप इसका पेटेंट या कॉपीराइट ले लेते हो। तो ये मैंने बात किया, कहां पर बात किया मैंने, साइंस के स्टूडेंट के लिए, कि आप कैसे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सर्च करते हो, और इसमें क्या करते हो कि आप इसको नोट करते हो, इन डेटा को नोट करते हो। और सब्जेक्टिविटी का मैटर होता है कि आपको दिखाई पड़ता है, आपके पास कुछ उपकरण होते हैं, इन लैब में उपकरण ऑलरेडी टेस्टेड होते हैं। ये क्या करते हैं, उपकरण आपको बताते हैं, उनकी डेटा रीडिंग करते हो। डेटा रीडिंग करने के बाद इसमें क्या करते हो, धातु के टुकड़ों को आप बदलते जाते हो, और आपका जो एक ऑब्जेक्टिव था कि मुझे एक ऐसे धातु की खोज करना जिसमें चालकता सबसे ज्यादा हो। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल में मेमोरी कार्ड, मुझे आज से याद है कि आज से 10 साल पहले मेमोरी कार्ड मिला करते थे, 1 GB का भी मिल जाए तो बड़ा एहसान होता था। आज उतने ही पैसे में शायद 16 या 32 GB का मेमोरी कार्ड क्यों ले रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी फिजिक्स वाले व्यक्ति ने बैठ करके कुछ ना कुछ ऐसा टेस्ट किया जिससे क्या हुआ कि उनका स्टोरेज बढ़ गई। देखिए, मैंने एक दिन तो देखा दोनों मेमोरी कार्ड का साइज सेम था, लेकिन स्टोरेज कैसे बढ़ गई। तो आर्ट्स का स्टूडेंट थोड़ा नहीं समझ पाएगा, आप जान रहे हो क्यों नहीं समझ पाएगा, ये साइंस का स्टूडेंट समझ पाएगा कि आपने उसकी इनर प्रोसेस को कोई चेंज किया है। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात होती है, और हम लोग ऐसा काम करते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल आपके साथ रखे, किसके रखे, मैंने रखे आपके साइंस स्टूडेंट के साथ। तो मुझे लगता है कि अब आप पहचान अच्छे से कर पाओगे। तो मुझे लगता है साइंस स्टूडेंट को यह बात समझ में आ गई है कि आपको सर्च क्या करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल ही आपका टॉपिक को जस्टिफाई करेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, यही डिपेंडेंट वेरिएबल आपके ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ऑब्जेक्टिव को प्रूफ करेंगे। तो यही डिपेंडेंट वेरिएबल, और इनके साथ हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। तो शायद मुझे लगता है आप रिस्पॉन्स एक बार जरूर बोलिएगा कि यह बात आपको समझ में आई साइंस स्टूडेंट्स को। यस सर। हाँ, क्लियर है कि आपको करना क्या है। और देखिए एक चीज और याद रखिए, साइंस में कंट्रोल वेरिएबल जो होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको टॉपिक बना लेते हैं कंट्रोल वेरिएबल। जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करके ये काम किया गया। अब साइंस के स्टूडेंट को टास्क दिया जाता है कि इस टेम्परेचर को चेंज करके आप ये काम करके दिखाइए, तो वो भी रिसर्च आपकी मानी जाती है। एक मेरा फ्रेंड है केडी,
कुलदीप हम लोग बोलते हैं, तो बीएचयू में। मैंने कहा वो मैथ का है, और मैथ में जब हाई स्कूल में था तो उसको 100 में 100 मार्क्स मिले। जब इंटरमीडिएट में आया तो मैथ्स में उसको 100 में 100 मार्क्स मिले यूपी बोर्ड से। तो मैं उससे पूछता था, भैया आप क्या सारी मैथ आते हो? कहे हाँ सब कुछ आता है मुझे, लगभग मैं मैथ में सब कुछ आता है। तो मैंने कहा रिसर्च किस पे कर रहे हो? मैं इंटरेस्ट रखता हूँ। ठीक है, आप लोग भी मल्टी डिसिप्लिनरी बैठिए, अपने फ्रेंड के साथ बैठिए, उससे पूछिए कि आप कर क्या रहे हो। तो उसने बताया कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, सब लोग जानते हो, a प्लस बी का होल क्यूब होता है, सब लोग जानते हो। कहे मुझे सुपरवाइजर ने a प्लस बी का पावर 6 दे दिया रिसर्च करने को। ये आप निकाल सकते हो, आपके मैथ में कई फार्मूले जिसके बेस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मेरे सुपरवाइजर कह रहा है कि इसे हमको एक ऐसे सिंप्लीफाई कर दो, एक ऐसा फार्मूला लास्ट में बना दो जिसमें रिजल्ट आ जाए। मैं बड़ा सरप्राइज था, मैंने कहा इतना छोटा टॉपिक आपको मिल गया। मैंने कहा ये तो देखने में तो बड़ा इजी लग रहा है, बड़ा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। कल रात में मैंने 35 पेज हाथ से लिखा विखा बनाया, कुछ समझ में नहीं आया, तब मैं सारे पेज क्या किया, फाड़ के फेंक दिया। तो मैंने कहा ठीक है, तब तो आपके सुपरवाइजर का होमवर्क अच्छा, अगले स्टूडेंट को a प्लस बी का पावर 7 दे देंगे। इस तरह करके गिनतियां कभी खत्म नहीं होंगे, टॉपिक इनके खत्म नहीं होंगे। मैंने कहा ये मैथ तो आपका बढ़िया हुआ। तो मैथ का रिसर्च जो होता है वो फार्मूले जनरेट करने का ये लोग काम करते हैं, फार्मूले जनरेट करते हैं। तो ये पुराने फार्मूले से, और ये बोले कि ये मुझे बताया कि इस पे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, उन इक्वेशन को चेक कराते हैं, चेक कराने के बाद कहीं एरर आता है जो टेस्टेड नहीं होते, और फिर से हम अपने आ जाते हैं, अपने काम करते हैं। क्योंकि मैथ के स्टूडेंट को लैब की जरूरत शायद कम पड़ती है या नहीं पड़ती, मैं तो ये मानूंगा। तो इस प्रकार साइंस, और मैंने साइंस की बात की कि साइंस के स्टूडेंट सबसे पहले आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सर्च करिएगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के परिणाम स्वरूप डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये रिसर्च का मुद्दा है। और इसी से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल से ऑब्जेक्टिव प्रूफ होगा, और ऑब्जेक्टिव से आपका टॉपिक जस्टिफाई होगा। क्लियर है? तो ये चीज साइंस का। चलिए अब आता हूं मैं कॉमर्स पे बात करता हूं। कॉमर्स का स्टूडेंट के लिए ये होता है कि कॉमर्स में हम स्टेज देखते हैं। स्टेज का मतलब होता है कि ये आपको गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी चेंज हुई, जैसे मान लीजिए एफडीआई की कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने लिबरल कर दिया है एफडीआई, तो उससे आपके देश में एफडीआई कितना बढ़ा। तो पॉलिसी आपकी क्या हो गई? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और आपके पास एफडीआई बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस प्रकार आपका ऑब्जेक्टिव जस्टिफाई होगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ने एफडीआई देश में बढ़ा दिया है, और तो इस प्रकार इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल फ्लक्चुएट किया। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल फ्लक्चुएट नहीं करता तो दैट इज नो कोरिलेशन बिटवीन दिस। ठीक है, और इससे आपका एक ऑब्जेक्टिव जस्टिफाई होगा, और इस ऑब्जेक्टिव से एक टॉपिक जस्टिफाई हो जाएगा, मुझे लगता है। ठीक है, तो कॉमर्स का स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा बात हो जाएगी कि कॉमर्स का स्टूडेंट क्या करेगा। उसको पता चलता है कि आपने देखा होगा कि बम ब्लास्ट हो जाता है अचानक देश में, और आप देखिए शेयर बाजार धम 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 गिरने लगता है। क्यों गिरने लगता है? कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को क्या पता चल जाता है। ठीक है, बम ब्लास्ट हुआ, ठीक है, ये लीजिए ब्लास्ट कर गया, एक बम ब्लास्ट कर गया। बम ब्लास्ट करने से क्या हुआ? बम ब्लास्ट करने से विश्वास की कमी आती है। पॉइंट नोट रखिएगा, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लगता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज ना हो जाए, विश्वास में कमी आती है, गवर्नमेंट कुछ स्ट्रिक्ट ना करते, इसलिए इन्वेस्टर क्या करते हैं? तुरंत अपना शेयर बाजार से पैसा निकालने लगते हैं। क्लियर है? शेयर बाजार से। तो इस प्रकार बम ब्लास्ट जब होता है तो आपने देखा होगा कि उस बम ब्लास्ट के कारण शेयर मार्केट धड़ाम से गिर पड़ता है। ठीक है, तो शेयर बाजार वाले क्या करते हैं? इस प्रकार की घटनाओं को अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट करते हैं। और एक और टॉपिक आपका बन सकता है कॉमर्स में, आप इन्वेस्टमेंट बिहेवियर पे काम करिए। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट बिहेवियर पे काम करिए। भारत में लोग निवेश क्यों करना चाहते हैं या क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो ये बिहेवियर स्टडी हो सकती है, आप कर सकते हो। तो इसमें आपका जो चेंजिंग बिहेवियर है ये किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, लोगों के खान पान पे, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। तो स्टैंडर्ड ऑफ अगर लिविंग पे डिपेंड करता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपका बिहेवियर मूड स्विंग हुआ, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसके कारण इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो गया। इस तरह के टॉपिक भी आप काम कर सकते हो। तो कॉमर्स में भी इस प्रकार के टॉपिक्स पे इजी गोइंग काम किया जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है आर्ट्स की। अब आर्ट्स की जब मैं बात करता हूं, आर्ट्स एंड सोशल साइंस की बात करता हूं।
सोशल साइंसेस की बात करता हूं, आपके लिए थोड़ी सी रास्ता मुश्किल हो गया। ठीक है, अब पूछे सर क्या हुआ ऐसा, लोग कहते कि आर्ट्स तो बड़ा सरल होता, आपने कहा रिसर्च। हाँ, मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि जो आपका रिसर्च है, ठीक है, जो आपका रिसर्च है वो वास्तव में आर्ट्स स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, आपके रास्ते सरल नहीं। अब ये क्यों ऐसा होता है? साइंस और कॉमर्स में एक बड़ा अच्छा गुण पाया जाता है। साइंस और कॉमर्स की मैं बात करता हूं, जब मैंने इनको बहुत अच्छे से स्टडी किया तो इनमें मैटर जो मिला वो सब्जेक्टिविटी का मैटर है। ठीक है, सब्जेक्टिविटी का मैटर है। ठीक है, कॉमर्स सब्जेक्टिविटी का मैटर है। आपका आंसर है सर समझ में नहीं आया, या आप कहना क्या चाहते हैं? साइंस कहता है जो हमको दिखाई पड़ेगा हम उसी की रीडिंग को नोट करेंगे। ठीक है, एक लैब है, उस लैब में एक स्टूडेंट ने दो सब्सटेंस को मिलाया और उसको एक निश्चित टेम्परेचर पे गर्म किया, उसको कुछ रिएक्शन दिखाई पड़े, उसको उसने मीटर से नोट कर लिया। ये सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट में परिवर्तन आ रहा है उसको नोट किया। कॉमर्स का स्टूडेंट ने क्या किया? कॉमर्स के स्टूडेंट ने नोट किया कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई, गवर्नमेंट ने न्यूज में निकाला, उसके बाद एफडीआई का फ्लो डेटा चेक किया। हाँ सर देखिए जो मुझे दिखाई पड़ रहा वही बात आ रही है। तो साइंस और कॉमर्स में जो चीज आपके सामने प्रत्यक्ष की प्रमाणम, अगर मैं बात करूं प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण है, जो दिखाई पड़ता उसी को ये लोग नोट कर लेते हैं। इनमें कोई लीपापोती नहीं चलेगी। आपको अगर टेम्परेचर किसी पेशेंट का हाई है तो मतलब बुखार है, हाई टेम्परेचर के साथ विदाउट बुखार का पेशेंट इनकी साइंस वालों के उनमें लैब में कभी नहीं आएगा। ठीक है, आग जलेगी टेम्परेचर बढ़ेगा, कोई ऐसी आग ये लोग नहीं जलाते हैं जिसमें शीतलता हो। ठीक है, तो सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि इनमें सब कुछ प्रत्यक्ष होता है। इसको मैं कहता हूं डायरेक्ट रिसर्च। अगर मैं इसको नाम दूं, क्या नाम? मैं डायरेक्ट रिसर्च का नाम देता हूं कि जो सब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ता है सब्जेक्टिविटी, उसको साइंस नोट कर लेता है और उसको रजिस्टर्ड कर देता है। ठीक है, सब्जेक्टिविटी का मतलब यह हुआ कि जो परिवर्तन व्यवहार में दिखाई पड़ता उसको नोट करना ही सब्जेक्टिविटी है। शायद ये बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, लेकिन आर्ट्स और सोशल साइंस में एक और बात आती है कि आर्ट्स और सोशल साइंस में सब्जेक्टिविटी तो होती ही होती है, लेकिन सोशल साइंस और आर्ट्स में सब्जेक्टिविटी से ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी मैटर कर रहा है। सर ये आप क्या कह रहे हो? ये कौन सा टर्म आपने जोड़ दिया? इसमें सब्जेक्ट में अगर परिवर्तन आता है तो दिखाई पड़ता है, लेकिन आपको आर्ट्स और सोशल साइंस के स्टूडेंट आपको ऑब्जेक्ट भी कभी कभी नोट करना पड़ेगा। और रिसर्च स्कॉलर यहां पे गलती कर जाता है। रिसर्च स्कॉलर यहां पे गलती कर जाता है और उनकी थीसिस में बायसनेस आ जा रही है। ठीक है, साइंस और कॉमर्स सब्जेक्टिविटी पे फोकस करता है, आराम से वो काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ फील्ड अभी कॉमर्स में जोड़े गए हैं जैसे बिहेवियर इकोनॉमिक्स, उसमें भी सब्जेक्टिविटी नहीं ऑब्जेक्टिविटी काम करता है। ठीक है, आप देखिए एडुकेशन देख लीजिए सब्जेक्ट, आप देख लीजिए आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिविटी ही काम करता है, सब्जेक्टिविटी काम ही नहीं करता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, साइकोलॉजी में आप समझ ही नहीं सकते हो। ठीक है, फिजिकल परिवर्तन में आपको कोई व्यक्ति हंसता दिखाई पड़ेगा, रिसर्च स्कॉलर साइंस वाला क्या कहेगा? व्यक्ति हंस रहा मतलब खुश है, मतलब कि, लेकिन नहीं, ऑब्जेक्टिव है, वो दुख के कारण खुश है, वो दुख के कारण खुश है। तो सब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है खुश, लेकिन अंदर वो दुखी है, उसको नोट करता है आर्ट्स का हिंदी का स्टूडेंट। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज बरसने आई। ठीक है, बारिश हरदम सुखद होती है। ठीक है, बारिश होती है, मैंने देखा कुछ लोग नाचते हैं पहली बारिश में, लेकिन आज जयशंकर प्रसाद आंसू में क्या कह रहे हैं? दुर्दिन में, ठीक है, वो आज बरसने आई है। ठीक है, जो सुखद पल था, मैं चेहरे से तो हंस रहा हूं लेकिन आज मेरा मन दुखी है। तो सब्जेक्ट को देख करके अगर हिंदी वाला व्यक्ति रिसर्च कर दे कि जयशंकर प्रसाद तो हंस रहे हैं, वो तो बड़े खुश हैं, नहीं, आपका रिसर्च बायसनेस का शिकार हो जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव वहां पे देखिए कि वो कहना क्या चाहते, उसकी मन की पीड़ा क्या है, ये यहां पर नोट करना पड़ेगा।
अब आप कह रहे हो सर ये तो बड़ा मुश्किल का काम है कि किसी के व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है ये कैसे पता चले। ठीक है, साइंस तो क्लियर है कि चलिए इनको लैब में काम करना जो रीडिंग आएगी। ठीक है, मेडिकल साइंस आपका कहता है कि चूहे पे टेस्ट किए गए, चूहे का आप अगर बीपी हाई है तो आप बीपी हाई है तो मतलब कि नहीं कहीं वो दवा फ्लैक्चुएशन कर रही है, तो वो सब्जेक्टिविटी का मैटर तो है। बट यहां पर एक बड़ी समस्या आ गई आर्ट्स और सोशल साइंस, एजुकेशन और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में, कि इनके रिसर्च जो होंगे वो सब्जेक्टिविटी पे जितनी रिसर्च की गई वो गलत इंटरप्रिटेशन हो गया। सपोज दैट आपको, ठीक है, आपको मैंने कोई चीज दिया, ठीक है, गवर्नमेंट इस समय फ्री राशन बांट रही है, ठीक है, सोशल साइंस का स्टूडेंट क्या कहेगा कि हमारे घर में फ्री राशन आ रहा है। सब्जेक्टिविटी क्या कहती है कि आपको तो खुश होना चाहिए कि गवर्नमेंट की इस पॉलिसी का बेनिफिट है, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी कहीं नाराज है। अगर ये फ्री राशन मुझे ना लेना पड़ता तो कितना अच्छा होता, काश मेरी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ऐसी ना होती तो शायद मैं बहुत अच्छा होता। तो कुछ व्यक्ति तो उस राशन से खुश हैं, वो सब्जेक्टिविटी का पार्ट है, उनको आप रिसर्च में नोट करोगे। लेकिन कुछ व्यक्ति उससे नाराज हैं, अपने आप से नाराज है कि बताइए आज मेरी कंडीशन कैसी हो गई है। अब अभी आप कहोगे सर नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, यही आपका प्रश्न होगा कि सर अभी भी नहीं समझ में आ रहा कैसे काम करते हैं। चलिए मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं आर्ट्स में हिंदी को लेकर के। चलिए मेरा मान लीजिए सब्जेक्ट हिंदी है थोड़ी देर के लिए, और मैंने अपने सुपरवाइजर को टॉपिक दिया कि कैकेयी के ममता का, कैकेयी के मातृत्व का, ठीक है, सामाजिक दर्शन मुझे लिखना है। मातृत्व का माँ के रूप में उसने समाज को क्या दिया। कोई एक स्टूडेंट हिंदी का बता सकता है कि कैकेयी को आप कैसी माँ मानते हैं? कोई एक हिंदी का स्टूडेंट। आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा, आपने रामायण पढ़ी होगी, कोई एक हिंदी का स्टूडेंट जो ये बता दे कि कैकेयी का जो मातृत्व का सामाजिक दर्शन मैं लाना चाहता हूं, कैकेयी को आप रामचरितमानस ने कैसी मां के रूप में व्याख्यान किया है? कोई एक स्टूडेंट? ललिता, ललिता प्रेजेंट है? यस मैम। हाँ, हिंदी की हो, बताओ। बोलो बोलो, डरो मत। कैकेयी को आप कैसी माता मानती? ठीक है, देखिए आपको कुछ नहीं, जो नहीं आता वही चीज तो मैं बताने वाला हूँ। सर मतलब जो मैंने पढ़ा है आज तक वो दो परिप्रेक्ष्य में जहां तक उनको दिखाया जाता है। जी जी, एक में तो उनको एक मतलब राम को वनवास उन्होंने दिया, ठीक है ठीक और है, भरत को उन्होंने राज सिंहासन मांगा। हाँ। पर उसके पीछे का परिप्रेक्ष्य आज तक लोग जान नहीं पाए, क्योंकि जब एक आता है, सर मैं अभी भूल रही हूँ नाम, कोई जो बात नहीं, चलिए अच्छा। दशरथ जी का वो था सर, मुकुट था ना, हाँ हाँ वो हार गए थे हाँ, उसमें कैकेयी माँ ने, किसी युद्ध में। किसी हाँ युद्ध हाँ, में, तो तो उसमें कैकेयी हार माँ तो साथ। केकई को पता था, उस समय केकई उनके साथ थी, तो उन्होंने बोला था कि मैं मतलब अगर ऐसा पता चलेगा कि मेरा मुकुट कोई ले गया है तो मतलब मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तुम मेरे से जो मांगोगी मैं दे दूंगा करके ना। हाँ चलिए ठीक है, मैं तो मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। जी ठीक है, सर। कैकेयी पे पहली बात तो आई कि सर आप रिसर्च क्यों करना चाहते हो? सारे लोगों ने रामचरितमानस में पूरा लिखा गया। मैं रिसर्च इसलिए करना चाहता हूँ कि हो सकता कुछ दर्शन जो समाज में अभी तक नहीं आया है, मैं उसको लाना चाहता हूँ। कैकेयी की जब मातृत्व का मैं सामाजिक दर्शन की जब बात करता हूँ तो कैकेयी माँ को वास्तव में रामचरितमानस में दिखाया गया, ठीक है, कि उन्होंने अपने बच्चे को वनवास दिया और वो वनवास बहुत ज्यादा अयोध्या वासियों को दुखी किया। ठीक है, लेकिन मैं इसकी कहानी अगर बताता हूं कि कैकेयी, राजा दशरथ ने 3 महल बनवाए थे अपने रानियों के लिए, और बीच में एक ग्राउंड था जिसमें चारों भाई खेला करते थे। एक दिन बॉल कैकेयी माँ के शयन कक्ष में चली जाती है और वहां पर एक बच्चा जाता है और बॉल लेने जाता है, और वो बच्चा कोई और नहीं था, राम थे। और वहां पर कैकेयी माँ श्रृंगार में बैठी होती हैं और वो कुछ सोच रही होती हैं। राम जाते हैं और पीछे से उनकी आंख को बंद कर लेते हैं। ठीक है, पीछे से आंख को बंद कर लेते हैं। कैकेयी ने बोला कौन? तो बोला कि माँ आप पहचानो।
तो बोले कि देखो राम तो आता नहीं जल्दी, वो सीधा साधा है, अपना काम पे रहता है, तुम शत्रुघ्न होगे। बोला नहीं माँ। बोले नहीं भरत होगे। बोले नहीं माँ। बोले राम आता नहीं, तब तो लक्ष्मण होगे। बोले नहीं माँ। कहे नहीं राम आता नहीं, तीनों नहीं तो कौन हो? तो बोले एक शर्त है माँ, मैं बताऊं तो एक वरदान देना पड़ेगा। बोले ठीक है बताओ। जब आंख खोले तो कैकेयी लिपट गई राम से, और लिपटने के बाद, क्योंकि कैकेयी ऐसी माँ थी जो सबसे ज्यादा राम को चाहती थी, भले कौशल्या के पुत्र थे। कहे अरे राम आया मेरे शयन कक्ष में, बहुत खुश हुई। बोली नहीं माँ, पहले टॉपिक पे आइए। टॉपिक है कि आखिर मुझे वो वरदान दीजिए। बोले क्या चाहिए? तो उस समय बहुत छोटे थे राम, और राम ने कहा माँ मुझे वनवास दे देना। कैकेयी बिलख के वहीं पे रोई। बोली ये बात किसी को आपको नहीं बताना, ठीक है। दूसरी बात आपकी सही आती है कि दशरथ ने जब राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, तो राम का राज्याभिषेक के समय यही चर्चा स्वर्ग में हुई कि अगर अयोध्या के राम हो गए तो आखिर हमको जो काम के लिए राम को नियुक्त किया गया था वो राम तो कर ही नहीं पाएंगे। स्वर्ग में चर्चा हुई, और कैकेयी ऐसी रानी थी जो डायरेक्ट स्वर्ग और धरती पे आ जा सकती थी। कैकेयी को बुलाया गया वहां पे, और कैकेयी से कहा गया कि ये कार्य आप करोगे। कैकेयी बिलख के रोई कि नहीं, मैं इतना प्यारा मेरा राम है, मैं कभी नहीं ऐसा करूंगी। बोले कि नहीं आपको करना पड़ेगा। अंत में कैकेयी ने ये जब कार्य किया तो यहां पे स्वर्ग में चर्चा हुई कि मानते हैं कि माता के रूप में आप सबसे बुरी बनोगी, लेकिन युगों युगों तक आपके जो ये त्याग है इसको याद रखा जाएगा। और राम जब भी आए पहली बार तो वो कैकेयी के दरबार में, महल में सबसे पहले जाते थे। इसलिए कैकेयी का जो सामाजिक वर्णन था एक माँ के रूप में, हमको सब्जेक्ट में लगता है कि माँ, वो वास्तव में ऐसी माँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब ऑब्जेक्टिविटी, उसके ऑब्जेक्ट थे, उनको लेकर के जब हमने उनका दर्शन पढ़ा, उनका साहित्य को शोध किया, तो पता चला कि नहीं, कैकेयी तो एक आदर्श माँ के रूप में स्थापित हो चुकी थी, जो वास्तव में इस दुनिया का उद्धार करना चाहती थी। वो एक ऐसी मां बन चुकी थी जो सभी प्राणियों को अपना बच्चा मान रही थी और उनको बचाने के लिए कार्य किया। तो अगर सब्जेक्टिविटी का मैटर होता, हिंदी का व्यक्ति वो लिखता कैकेयी एक कुमाता के रूप में कार्य किया, लेकिन नहीं, अगर एक अच्छा रिसर्च स्कॉलर क्या करेगा, वो सुमाता के रूप में उनको लिखता, और ऐसी मां जो सबसे ज्यादा उन्होंने प्रभावित किया है। और इसका आप उल्लेख देखो। चलो मैं दूसरा आपका डिस्कस करता हूं, ठीक है। मैं एक अब दूसरा टॉपिक लेता हूं, हिंदी और संस्कृत वाले स्टूडेंट जरूर आप देखिएगा। मैं कुछ तर्क पे, क्योंकि देखिए आपका साइटेशन कहीं डेटा नहीं आपका होता, आपका कोई क्वेश्चनर नहीं होता, आपको रिसर्च जो थीसिस लिखनी है वो तर्क के बेस पे लिखनी है। आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं वकील साहब ने तर्क रखा है, और जब जिस दिन सुनवाई अंतिम थी और जब रिजल्ट आया तो विपक्ष का था, जो बाबरी मस्जिद के पक्ष में जो भी वकील थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्वीकार किया। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एक मैं आपको तर्क और दूंगा कि चलिए एक टॉपिक है भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित करना। ये एक टॉपिक है मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम यानी देखिए कृष्ण लीलाधारी थे, वो अलौकिक अवतार करते थे, तो वो पुरुषोत्तम नहीं हो सकते, लेकिन इन्होंने सारी मर्यादाओं का पालन किया है। क्या इस पे रूप में मैं आपको एक बड़ा अच्छा लॉजिक देने जा रहा हूं जो सब्जेक्टिविटी का नहीं, ऑब्जेक्टिविटी का मैटर है। आप कहोगे सर ये निगाह से तो हमने कभी रामचरितमानस देखा ही नहीं। चलिए देखते हैं, बात करते हैं। बहुत गौर से मेरी बात को सुनिएगा और फिर आंसर पे आइएगा कि सर इस प्रकार की निगाह पैदा करनी होगी, तब मैं रिसर्च स्कॉलर बन सकता हूं, ठीक है। चलिए, आपको पता होगा कि सीता का जन्म कहां से हुआ। तो सीता का जन्म आपको पता है कि जनक जी, ठीक है, जनक जी अपना हल चला रहे थे और एक घड़े में सीता जी थी, ठीक है। इधर भगवान राम जो थे, वो भगवान राम अयोध्या में राज्याभिषेक होने वाला था, और अयोध्या में जब राज्याभिषेक होने वाला था तो भूपति बनने वाले थे, ठीक है। सीता का जन्म कहां से हुआ, भूमि से, और राम भूपति बनने वाले थे, यानी भूमि के पति बनने वाले थे। तो सीता और राम का क्या संबंध हुआ, कोई एक स्टूडेंट। भगवान राम भूमि के पति बनने वाले थे, मतलब कि भूपति बनने वाले थे, और सीता का जन्म जमीन से हुआ और भूमि उनकी माता हुई।
तो सीता और राम सर का भाई बहन का। हाँ नहीं, भाई बहन का। नहीं, पिता पुत्री का। पिता पुत्री का। सीता की माँ भूमि है और भूमि के पति राम होने वाले थे। आप 14 साल के वनवास में कहीं बता दीजिए कि सीता को उन्होंने छुआ हो पत्नी के रूप में। नहीं। लेकिन जब सीता अब अग्नि परीक्षा दी है और अग्नि की पुत्री, याद रख रहे, अग्नि में जलने के बाद पुनर्जन्म होता है और कुछ नहीं होता। जब अग्निजा बनी है, अग्निजा बोलते हैं इसको, संस्कृत वाले बहुत अच्छे से समझते होंगे, अग्नि की पुत्री अपने आप को बनाई है, तब राम ने इनको स्वीकार किया पत्नी के रूप में, तब लवकुश का जन्म हुआ है। तो यहां से मर्यादा पुरुषोत्तम वो प्रूफ होते हैं कि इतनी मर्यादाओं का वो पालन करते थे। जबकि आपका साइंस का स्टूडेंट क्या लिखेगा कि राम सीता पति पत्नी थे और इन्होंने अपना वैवाहिक धर्म निभाया। लेकिन आर्ट्स का कहेगा, वो राम नहीं लिखेगा, आर्ट्स का स्टूडेंट, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सीता के साथ अपने सामाजिक संबंधों को मेंटेन रखा। ये दृष्टिकोण आपको रिसर्च में पैदा करनी पड़ेगी, तब आप थीसिस लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का मैटर होता है, और यही चीज सोशल साइंस के रिसर्च स्कॉलर को आपको समझना होगा, आपको ढूंढना होगा। ठीक है, तब आप रिसर्च लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे रिसर्च नहीं लिख सकते हो। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आप सबको थोड़ा सा बड़ा मजाकिया लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। एक बार देखते हैं, मैं एक डिस्कस करता हूं कि एक फ्लैट है और एक फ्लैट में पति और पत्नी दोनों लोग रह रहे हैं। पति और पत्नी दोनों लोग रह रहे हैं। ठीक है, हर लड़की की एक उम्मीद होती है कि पति मेरी सारी बात माने ना। ठीक है, हर लड़की की एक उम्मीद होती है। इसी उम्मीद में इस पत्नी ने आज अपने पति से कहती है कि मैं मायके जाना चाहती हूँ। शायद मायका किसी लड़की के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। ठीक है, साइंस और सोशल साइंस का स्टूडेंट क्या कहेगा, पत्नी की बात पति ने मान लिया। वास्तव में पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, दोनों बहुत एक दूसरे को मानना चाहते हैं। और पत्नी ने आज पूछा और पति ने तुरंत क्या कह दिया, बिना अल्प मतलब कोई भी समय लगाए उसने कहा आप जा सकते हो। अब बताओ आपकी नजर में क्या होगा, पति बहुत अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन पत्नी बैग उठाती है और सीढ़ियों से बाहर निकलती है और बोलती है कि बताइए मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और एक बार में इन्होंने बोल दिया कि आप चले जाओ। एक बार तो कह देते कि रुक जाओ, मुझे बड़ी समस्या आ जाएगी, तुम्हारे बिना घर नहीं अच्छा लगेगा, ये बोल देते। और आज पत्नी बहुत दुखी मन से चल रही है। आर्ट्स का स्टूडेंट क्या लिखेगा, पति पत्नी के बीच में जो संबंध है वो वास्तव में मधुर संबंध नहीं है। आज पति ने एक बार बोला और पति को कायदे से एक दो बार ना करने के बाद हाँ बोलना चाहिए था, वो ऑब्जेक्टिविटी का मैटर होता है। तो साइंस का स्टूडेंट यही समझेगा कि पति बहुत अच्छा है क्योंकि उसने हाँ बोल दिया है। लेकिन आर्ट्स और सोशल साइंस का स्टूडेंट क्या इसकी रिपोर्टिंग करेगा थीसिस में, नहीं, पति ने हाँ जो बोला है कहीं ना कहीं उनके मधुर संबंधों पे प्रश्न उठाता है। तो सोशल साइंस आपका आर्ट्स, यहां पर ऑब्जेक्टिविटी का मैटर बहुत ज्यादा होता है। आपको अपने ऑब्जेक्ट को लेकर के काम करना पड़ेगा। वहीं आपका साइंस जो होगा वो सब्जेक्टिविटी का मैटर होता है, जो दिखाई पड़ता उसी पे काम करता है। तो इस तरह की आज मैं चर्चा यहीं पे समाप्त करूंगा। शायद मैं तो बहुत से टॉपिक लेकर के आपके साथ डिस्कस करने आया,